का जरायुज अंकुरण होता है? पहला है राइजोफोरा, दूसरा है आम, तीसरा है आलू और चौथा है गन्ना। यानी बीजों का जरायुज अंकुरण किसमें होता है ये पूछा जा रहा है। तो बीजों का जरायुज हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से मैं साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ये 2022 वाले पेपर के हैं। पेपर 2 में यदि आपका मैथ और साइंस रहने वाला है तो आप साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़िए और मैथमेटिक्स के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़िए। मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ और उसकी शुरुआत मैंने 2011 वाले पेपर से की है। अभी मैं प्राइमरी वाले पेपर के पढ़ा रही हूँ। जैसे ही प्राइमरी के सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर की शुरुआत कर दूंगी। आज मैं जो साइंस का पेपर लेकर आई हूँ ये लास्ट यूपी टेट का पेपर था। 2022 में ये परीक्षा संपन्न करवाई गई थी, जनवरी 2022 में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 2022 में जो पेपर हुआ है इसके क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2017 वाले सभी क्वेश्चन थे। यानी 2017 में जो पेपर हुआ वही पूरा पेपर उठाकर 2022 में रख दिया गया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है इस बार भी प्रीवियस ईयर से कई क्वेश्चन ले लिए जाए। तो इसीलिए मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ये पहला वीडियो है। मैंने 2022 वाले पेपर से शुरुआत की है और 2011 तक यानी उल्टे क्रम में साइंस वाले क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो 2011 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के साइंस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सीरीज मैंने शुरू की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, इसे मैं जरूर कंप्लीट करवाऊंगी। क्योंकि हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, ईवीएस के भी करवा चुकी हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा। हिंदी के जूनियर प्राइमरी दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। और अब मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। हिंदी कंपलसरी है, आपको हिंदी तो सॉल्व करनी ही है। तो हिंदी अच्छे से तैयार करके जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बस इतना ही सपोर्ट आप लोगों से मुझे चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि तरंगों में 10 मीटर की लंबाई में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन होते हैं। तरंग का तरंग दैर्घ्य है। यानी ध्वनि तरंगों में 10 मीटर की लंबाई में 20 संपीड़न और 20 विरलन होते हैं। तो तरंग दैर्घ्य पूछी गई है। तो सबसे पहले जो लंबाई दी गई है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। जो लंबाई दी गई है इसको बना लेंगे सेंटीमीटर में। 10 मीटर दी गई है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो संपीड़नों या विरलनों की संख्या है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर लंबाई बटे में संपीड़न या विरलन की संख्या। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है संपीड़न और विरलन। लंबाई हमने निकाल ली है, यानी इसको चेंज कर लिया है, 1000 सेंटीमीटर बना लिया है। तो 1000 में भाग दे देंगे 20 से। कितने बार कट जाएगा? ये 50 बार कट जाएगा। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 50। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का सूत्र याद रखिएगा, लंबाई सेंटीमीटर में और संपीड़नों या विरलनों की संख्या से भाग देना है लंबाई में। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यही मैंने किया है। लैम्डा बराबर, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, लैम्डा बराबर जो लंबाई हमने 1000 सेंटीमीटर बना ली है उसमें 20 से भाग दे देना है। ये 50 बार कट जाएंगे, 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 4/3 तथा 3/2 क्रमशः जल तथा कांच के परम अपवर्तनांक हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? जल का है 4/3। कांच का कितना दिया गया है?
कांच का है 3/2। अब क्या पूछा गया है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। तो कांच के अपवर्तनांक में जल के अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकल आएगा। कांच का अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे और जल का रखेंगे नीचे, यानी 3/2 बटे में 4/3। ये 3 जाएंगे सबसे ऊपर और ये 4 जाएंगे 2 के पास। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 बटे में हो जाएगा 2 गुणा में 4, यानी 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, 9 बटे में 8। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? पहला विकल्प है हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है काला और चौथा है सफेद। तो घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें विद्युन्मय या जीवित, उदासीन तथा भूतार कहते हैं। तो एक होता है जो विद्युन्मय होता है, वह होता है लाल रंग का, उदासीन तार काले रंग का, और जो अर्थ वायर होता है वह हरे रंग का होता है। तो हमसे पूछा गया है अर्थ वायर का रंग, तो वह होता है हरा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? पहला है संवेग, दूसरा ऊर्जा, तीसरा आवेश और चौथा द्रव्यमान। तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सन 1845 में किरचॉफ ने विद्युत परपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परपथ के नियम कहलाते हैं। ये नियम विद्युत परपथों के लिए वस्तुतः आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों के भिन्न रूप हैं। तो इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बाइनरी संख्या 1101 आधार 2 के तुल्य दशमलव संख्या होती है। तो ये जो संख्या दी गई है इसके तुल्य दशमलव संख्या हमें बतानी है। आधार है इसका 2, यानी 2 की घात 3 गुणा 1 प्लस 2 की घात 2 गुणा 1 प्लस 2 की घात 1 गुणा 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 1। इस तरीके से इसे हल कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 की घात 1 का मतलब 2 और 0 लगा है तो ये 0 हो जाएगा, और 2 की घात 0 का मतलब 1 है, यानी 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 8 4 यहाँ हो गया 0 और यहाँ बचा 1। 8 4 12 और 1 13, यानी कि अपना जो आंसर आया वह आया सी विकल्प 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेशम पालन क्या कहलाता है? पहला है पीसीकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है एग्रीकल्चर। तो रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पिसीकल्चर जो है इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है, मछली पालन से। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है और एग्रीकल्चर का संबंध कृषि कार्यों से। ये भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। पहला है एक कोशिकी तथा प्रोकैरियोटिक, दूसरा है एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक, तीसरा है बहुकोशिकी तथा प्रोकैरियोटिक और चौथा है बहुकोशिकी तथा यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीव
एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव जगत में रखे गए हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी तथा स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। तो ये एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। बी विकल्प इसमें आपका एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? पहला है प्लास्टोसाइनिन, दूसरा है फाइटोक्रोम, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है जेंथोफिल। तो फाइटोक्रोम वर्णक जो है बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। यह बीज के बढ़ने व उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प फाइटोक्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से साइंस तैयार कीजिएगा क्योंकि जूनियर लेवल का ये पेपर है, तो उसी तरीके के प्रश्नों का लेवल भी है। अगला प्रश्न है वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है? पहला है उपास्थि यानी कार्टिलेज जिसे कहते हैं, दूसरा है वसामय ऊतक, तीसरा है उपकला और चौथा है स्नायु यानी कि लिगामेंट। तो वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है, स्नायु कहलाता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा स्नायु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीजों का जरायुज अंकुरण होता है? पहला है राइजोफोरा, दूसरा है आम, तीसरा है आलू और चौथा है गन्ना। यानी बीजों का जरायुज अंकुरण किसमें होता है ये पूछा जा रहा है। तो बीजों का जरायुज अंकुरण राइजोफोरा में होता है। प्रायः बीजों को अंकुरित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लवड़ी दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। यह गुण पित्रस्थ अंकुरण कहलाता है, यानी कि जरायुज। विविपेरस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, जो बीज हैं पौधे पर फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है? पहला है अर्ग, दूसरा है जूल, तीसरा है कैलोरी और चौथा है वाट। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पी, एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो पहला विकल्प है P बराबर एफ अपॉन ए, दूसरा है P बराबर एफ इंटू ए, तीसरा है P बराबर ए अपॉन एफ और चौथा है P बराबर 1 अपॉन एफ इंटू ए। तो यदि P, F तथा A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा दाब यानी P बराबर F अपॉन A। F क्या है? F है बल और A क्या है? क्षेत्रफल। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। पहला विकल्प है 2 मात्रक, दूसरा है 1 मात्रक, तीसरा है 3 मात्रक और चौथा है 4 मात्रक। तो हमसे क्या पूछा गया है? हम पे पूछा गया है कार्यरत बल, यानी एफ पूछा गया है हमसे। और 5 सेकेंड में वस्तु का संवेग बढ़कर कितना हुआ जा रहा है? 10 से बढ़कर हुआ जा रहा है 25। तो 25 माइनस 10 और समय कितना है? 5 सेकेंड।
25 से 10 जाएंगे, 15 बचेंगे, 5 से देंगे भाग 3, यानी F बराबर कितना हो गया? 3 मात्रक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला लिख देती हूं मैं कहीं पर। F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T। P2 क्या है? जो संवेग है दूसरा वाला 25 हो गया है, जो वही हमने रखा है। और P1 क्या है? जो संवेग पहले था। और T क्या है? T समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह पहला है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा है ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। और चौथा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो खाना बनाने के बर्तनों में अभ्रक का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। बी विकल्प इसमें सही है। अभ्रक जो है बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतर चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। हल्के पीले रंग का या हरे या काले रंग का होता है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। यही गुण इसके व्यापारिक महत्व का आधार है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, बॉयलर, जैकेट के आवरण बनाने में किया जाता है। और विद्युत यंत्र तथा उपकरण जैसे डायनमो, हीटर, टेलीफोन के डायल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पहला है 45 अंश, दूसरा है 0 अंश, तीसरा है 90 अंश और चौथा है 135 अंश। यहाँ पर ये अंश नहीं लगे हैं। तो पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है और विषुवत या भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 अंश होता है। तो हमसे पूछा गया है चुंबकीय ध्रुव पर, तो ये मान कितना होगा? 90 अंश। और यदि आपसे विषुवत व भूमध्य रेखा पर पूछ लिया जाए तो 0 अंश होता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है जल, वाटर। पहला विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। पहला है हेपेरिन, दूसरा है एंटीबॉडी, तीसरा है थ्रोम्बिन और चौथा है हीमोग्लोबिन। तो रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है उसे हेपेरिन कहते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। और क्या क्या आपको याद रखना है? एंटीबॉडीज और एंटीजन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं। एंटीजन लाल रुधिराणु की कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन की सहायता से रक्त का थक्का बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका भी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं ये पूछा जा रहा है। पहला है यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा अग्नाशय और चौथा हृदय। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, यही कहलाते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। पहला है अम्ल, दूसरा लिपिड, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा प्रोटीन। तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, यानी ऐसा अम्ल बताना है जो विटामिन भी है।
पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल और चौथा है पाल्मिटिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन भी है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम विटामिन सी है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? खट्टे फल, जैसे नींबू है, संतरा है, इन सब में खट्टे फलों में आंवला है, इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। पहला है आइसोप्रीन, दूसरा है नियोप्रीन, तीसरा है टेरिलीन और चौथा है आर्लॉन। तो प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है आइसोप्रीन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ जो होते हैं कुछ विशिष्ट जाति के रबर के पेड़ों से निकले लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है, और जो शुद्ध प्राकृतिक रबर होती है ये मृदु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? पहला है आइसोपेंटेन, दूसरा है एन पेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन और चौथा है आइसोब्यूटेन। तो सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक पूछा गया है तो वह है आपका एन पेंटेन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहला है 4n+1, दूसरा है 4n, तीसरा है 4n+2 और चौथा है 2n+4। तो एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4n+2, और 4n+2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नियम 4n+2 हैकल का नियम कहलाता है, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 ... आदि कोई पूर्णांक होता है। तो ये इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रदरफोर्ड की एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। पहला है परमाणु में नाभिक, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा है परमाणुवीय द्रव्यमान। तो रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक की खोज की गई। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? पहला है दूध, दूसरा है हवा, तीसरा है धुआं और चौथा है जेली। तो कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो हवा जो है ये विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों के संगठन एवं गुण समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और जिनके संगठन एवं गुण समान नहीं होते वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। और जो समांगी मिश्रण होते हैं इनके अवयवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं इनके अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो इसमें आपका भी विकल्प सही है। अब समांगी मिश्रण में हवा जो है सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण पूछ लिया जाए, जैसे आप पानी में रेत मिला दें तो आपको अलग अलग दिखेगी, रेत कुछ समय बाद तली में बैठ जाएगी, तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और यदि आप चीनी और पानी को एक साथ मिला दें तो चीनी जो है पानी में घुल जाएगी, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पहला है कोक, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है पैराफिन मोम और चौथा है स्नेहक तेल। तो पेट्रोलियम का अवयव नहीं है कोक। कोक जो है कठोर काला सरंध्र पदार्थ है जो कोयले के अनोक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। एम को पहचानिए। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है कॉपर। तो एक धातु है एम अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देती है। तो ये धातु कौन सी होगी? कॉपर। कॉपर जो है अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता। कॉपर को वायु या ऑक्सीजन में तेज गर्म करने पर काले रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड का यौगिक बनता है। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर होगा कॉपर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, n बराबर द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए और नीचे होगा परमाणु भार। तो सबका निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा किसकी अधिकतम है। 16 ग्राम ऑफ CO2, तो इसका कैसे निकालेंगे, 16 ग्राम है द्रव्यमान और CO2 का निकालेंगे कि परमाणु भार कितना आएगा, 12 प्लस 2 गुणा 16, तो ये हो गया 16 और 16 दूनी 32, 32 और 12 44, यानी कि ये निकल कर आएगा इतना। इसी तरीके से N2 का निकालेंगे, 16 है द्रव्यमान और N2 का कितना होगा, परमाणु भार 14 गुणा 2, यानी 16 बटे में 28, यानी कि इतना। अब इरेज करना पड़ेगा क्योंकि अब जगह नहीं है। चारों का निकाल के देख लेंगे, जिसका ज्यादा आएगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। CH4 का निकालेंगे तो 16 रहेगा द्रव्यमान, परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 गुणा 4, ये CH4 का निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 16, नीचे भी आएगा 16, हो जाएगा 1। और O2 का निकालेंगे तो O2 का कितना आएगा, 16, 2 गुणा 16, ये 16 से 16 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, यानी कि इसका मतलब है, तो सबसे अधिकतम परमाणुओं की संख्या किसमें है, सी विकल्प में। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। तो एसिटिलीन और एथिलीन को प्रयोगशाला में किसके द्वारा विभेदित किया जाता है, टॉलेंस अभिकर्मक द्वारा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को टॉलेन अभिकर्मक द्वारा विभेदित किया जाता है। एसिटिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप बनाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो दिए गए यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की संख्या +2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही है। निकाल के देख लीजिए। हम मान ले रहे हैं ऑक्सीजन की कितनी मान ली हमने, X, तो ऑक्सीजन की जगह पर रखेंगे X, और F की कितनी है, -1 है, बराबर करेंगे 0, X - 2 बराबर 0, X बराबर हो गया 2, यानी कि बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। तो ये क्वेश्चन थे 2022 वाले पेपर के, जो पेपर आपका जनवरी 2022 में करवाया गया था। तो सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।